नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन टीवी में। आप देख रहे हैं देश डायरी और मैं हूं सौरभ शर्मा। दोस्तों, यहां पर हम आपको कृषि, खेतीबाड़ी, शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था में हो रहे बदलाव के बारे में बताते हैं। साथ ही रोजगार और लोगों की सेहत से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं। तो आइए डालते हैं एक नजर आज की देश डायरी के कुछ खास पन्नों पर। आज हम बात करेंगे चावल की सरकारी खरीद में जोरदार इजाफे की, जानेंगे सरसों के उत्पादन में हुई बढ़ोतरी को, बताएंगे गो ग्रीन इकोनॉमी योजना के बारे में, समझेंगे डिजिटल कृषि विपणन प्लेटफॉर्म क्या है, साथ ही बात करेंगे आधार कार्ड के बारे में। देश में इस साल चावल की सरकारी खरीद में जोरदार इजाफा हुआ है। केंद्रीय एजेंसियों ने सरकारी स्टॉक के लिए अब तक मौजूदा सीजन के दौरान 267.5 लाख टन चावल की खरीद कर ली है। पिछले साल सरकारी एजेंसियों ने देश भर में करीब 220 लाख टन चावल की खरीद की थी। इस साल चावल की सरकारी खरीद में बढ़ोतरी करते हुए केंद्रीय एजेंसियों ने सरकारी स्टॉक के लिए अब तक मौजूदा सीजन के दौरान 267.5 लाख टन चावल की खरीद कर ली है, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले करीब 22% ज्यादा है। पिछले साल इस दौरान सरकारी एजेंसियों ने देश भर से करीब 220 लाख टन चावल की खरीद की थी। इस साल चावल उत्पादन में कमी के बावजूद सरकारी एजेंसियों ने पिछले साल के मुकाबले ज्यादा चावल खरीदा है। पिछले साल पूरे सीजन के दौरान सरकारी एजेंसियों ने करीब 320 लाख टन चावल की खरीद की थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि उसे देखते हुए लग रहा है कि मार्च अंत तक चावल की खरीद 320 लाख टन को पार कर जाएगी। देश भर में चावल खरीद के लिए अब भी 1.5 महीना बचा हुआ है। पंजाब सरकार ने वर्ष 2016-17 में मक्का खेती के दायरे में 2 लाख हेक्टेयर जमीन लाने का लक्ष्य तय किया है। साथ ही फलों की खेती बढ़ाने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने प्रदेश में लीची और नाशपाती के बागान लगाने के लिए 8 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की है। पंजाब सरकार ने वर्ष 2016-17 में मक्का खेती के दायरे में 2 लाख हेक्टेयर जमीन लाने का लक्ष्य तय किया है। साथ ही फलों की खेती बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने प्रदेश में लीची और नाशपाती के बागान लगाने के लिए 8 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा कर दी है। 7 टन प्रति हेक्टेयर की उपज देने वाले मक्का की नई किस्म उपलब्ध कराई गई है। प्रयोगशालाओं, नर्सरी तथा लीची और नाशपाती के वर्गीकरण और उनकी पैकिंग सुनिश्चित करने के लिए पैक हाउस सुविधाओं से लैस किया जाएगा। सरकार ने साल 2016-17 के लिए गेहूं खरीदने का लक्ष्य 3 करोड़ टन निर्धारित किया है। पिछले साल सरकारी उपक्रम भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की वास्तविक खरीद 2 करोड़ 80 लाख टन हुई थी। सरकार ने साल 2016-17 के लिए गेहूं खरीदने का लक्ष्य 3 करोड़ टन निर्धारित किया है। खाद्य सचिव वृंदा स्वरूप की अध्यक्षता में गेहूं उत्पादन की संभावनाओं पर विचार विमर्श करने और विपणन वर्ष 2016-17 के खरीद करने के लिए राज्य के खाद्य सचिवों के साथ हुई इस बैठक में इस लक्ष्य को निर्धारित किया गया। राज्यों के परामर्श के बाद वर्ष 2016-17 के दौरान 3 करोड़ टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया। खरीद के कुल लक्ष्य में से पंजाब से अधिकतम गेहूं यानी 1.1 करोड़ टन खरीदने का लक्ष्य है, जिसके बाद मध्य प्रदेश का 68 लाख टन, हरियाणा का 65 लाख टन, उत्तर प्रदेश का 30 लाख टन और राजस्थान का 18 लाख टन खरीद करने का लक्ष्य है। आंध्र प्रदेश में लाल मिर्च का रकबा सामान्य दर्ज किया गया है, लेकिन रकबा पिछड़ने के बावजूद भी राज्य में उत्पादन बेहतर रहने की उम्मीद जताई जा रही है। लाल मिर्च उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश में लाल मिर्च का रकबा सामान्य दर्ज किया गया है। राज्य में रबी सीजन के दौरान सामान्य तौर पर करीब 24,000 हेक्टेयर में लाल मिर्च की खेती होती है और इस साल लाल मिर्च का रकबा लगभग इतना ही है। हालांकि पिछले साल आंध्र प्रदेश में लाल मिर्च के रकबे में इजाफा देखने को मिला था। राज्य के कृषि विभाग के मुताबिक पिछले साल राज्य में 24,000 हेक्टेयर में लाल मिर्च की रोपाई हुई थी, यानी इस साल रकबा पिछले साल के मुकाबले पिछड़ा हुआ है। लेकिन रकबा पिछड़ने के बावजूद राज्य में लाल मिर्च का उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। तमिलनाडु खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने उड़द और मूंग की खरीद के लिए टेंडर जारी कर दिया है। तमिलनाडु खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग 600 टन साबुत मूंग और 550 टन साबुत उड़द की खरीद करेगा।
तमिलनाडु खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने न्यूट्रिशियस मील की जरूरत को पूरा करने के लिए उड़द और मूंग की खरीद के लिए टेंडर जारी कर दिया है। तमिलनाडु खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग 600 टन साबुत मूंग और 550 टन साबुत उड़द की खरीद करेगा। दलहनों के लिए जारी हुए टेंडर के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 फरवरी निर्धारित की गई है। इसी दिन टेंडर जीतने वाली पार्टी की घोषणा भी की जाएगी। टेंडर के मुताबिक आवेदक को हर दलहन के लिए कम से कम 200 टन की आपूर्ति के लिए आवेदन करना होगा। इस साल देश में सरसों के उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 5 लाख टन से ज्यादा की बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस साल देश में सरसों का उत्पादन 8% से बढ़कर 68.4 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस साल देश में सरसों का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 5 लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान है। साल 2014-15 के अनुमान के मुताबिक पिछले साल देश में सरसों का उत्पादन 63.1 लाख टन हुआ था। इस साल उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 8% से ज्यादा की बढ़ोतरी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय ने साल 2015-16 के लिए देश में 81.09 लाख टन सरसों पैदा होने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था, लेकिन बरसात की कमी की वजह से देश भर में सरसों की उत्पादकता पर भी काफी बुरा असर पड़ा था। इस साल मौसम अनुकूल होने की वजह से उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकती है। देश में अधिकतर चीजों के निर्यात में भले ही गिरावट देखी जा रही हो, लेकिन मसालों के निर्यात में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जनवरी के दौरान मसालों के निर्यात में 35% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। देश में मसालों के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक जनवरी में देश से 1317.16 करोड़ रुपए के मसाले एक्सपोर्ट हुए हैं, जबकि पिछले साल जनवरी में सिर्फ 969 करोड़ रुपए के मसालों का निर्यात हुआ था। जनवरी के दौरान देश से मसालों के निर्यात में 25% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। जनवरी में देश से 19.58 करोड़ डॉलर के मसालों का निर्यात हुआ है। मसालों में सबसे अधिक निर्यात लाल मिर्च का होता है। इसके अलावा हल्दी, जीरा, धनिया, काली मिर्च और छोटी इलायची का निर्यात भी प्रमुख तौर पर किया जाता है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे किसानों के उत्थान से जुड़े सरकार की नई पहलों के बारे में। किसान अब अपनी उपज को देश भर में कहीं भी बेहतर मूल्य पर बेच सकें, इसके लिए 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर एक डिजिटल कृषि विपणन प्लेटफॉर्म शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रेक के बाद आप सभी का देश डायरी में एक बार फिर से स्वागत है। किसानों के लिए अच्छी खबर है। किसान अब अपनी उपज को देश भर में कहीं भी बेहतर मूल्य पर बेच सकते हैं। इसके लिए आगामी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर एक डिजिटल कृषि विपणन प्लेटफॉर्म शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा कर दी है। किसान अब अपनी उपज को देश भर में कहीं भी बेहतर मूल्य पर बेच सकें, इसके लिए 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर एक डिजिटल कृषि विपणन प्लेटफॉर्म शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को काफी मेहनत करने के बावजूद उनकी उपज का मूल्य नहीं मिल पाता है। अब सरकार ने इस समस्या को डिजिटल व्यवस्था के जरिए दूर करने का फैसला किया है। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा किसान अपने मोबाइल फोन के जरिए अपनी उपज को देश में कहीं भी उस स्थान पर बेच सकेंगे जहां उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। राजधानी दिल्ली में ई रिक्शा चालकों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली में ई रिक्शा चालकों को अब पुराने ई रिक्शा रीडिजाइन करने पर दोगुनी सब्सिडी दी जाएगी। दिल्ली में ई रिक्शा चालकों को अब पुराने रिक्शा को रीडिजाइन कराने पर दोगुनी सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पुराने ई रिक्शा को तय मानकों के तहत रीडिजाइन कराने पर आने वाले खर्च पर 30,000 रूपए की सब्सिडी देंगे। अभी तक ये 15,000 रूपए ही मिलती थी। पुराने ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन के लिए 9 मार्च को एक स्पेशल कैंप भी लगाया जाएगा। इस मौके पर पहले ही पुराने ई रिक्शा का रीडिजाइन करा चुके 3,000 लोगों को 15,000 रूपए का सब्सिडी चेक भी दिया गया।
गायों की रक्षा के लिए देश में पहली बार गौ उत्पाद पर आधारित गो ग्रीन इकोनॉमी योजना तैयार की गई है। इसमें दुधारू के साथ गैर दुधारू गाय से बड़े रोजगार के अवसर विकसित किए जाएंगे। इस योजना के तहत 25,000 की आबादी पर एक समूह खोला जाएगा। अब गौवंश पालक दूध से तो आमदनी करेंगे ही, साथ ही बिना दूध देने वाली गायों के मूत्र और गोबर से अधिक लाभ कमा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टार्टअप इंडिया योजना के तौर पर इसकी जल्द ही उत्तर प्रदेश में शुरुआत होगी। गौवंश आधारित जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र के अमरावती, अकोल, वर्धा के अलावा तेलंगाना के बासर, निजामाबाद, खदेलावार और नांदेड़ में गौ ग्राम की स्थापना की है। इसके तहत 25 से 50,000 की आबादी पर एक समूह खोला गया है। इस समूह से गांव-गांव के पशुपालकों को जोड़ा जा रहा है। गायों का उचित पालन और संरक्षण हो सके, इसके लिए गौ ग्राम में सुविधा युक्त गौशालाओं के अलावा काऊ हॉस्टल्स, पशु अस्पताल भी बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सूखे से जूझ रहे 50 जिलों में बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। विद्युत नियामक आयोग ने 50 जिलों में जनवरी से बिजली दर में 10% की बढ़ोतरी के आदेश को स्थगित कर दिया है। उत्तर प्रदेश में सूखे से जूझ रहे 50 जिलों में बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। विद्युत नियामक आयोग ने 50 जिलों में जनवरी से बिजली दर में 10% के बढ़ोतरी के आदेश को स्थगित कर दिया है। सूखा प्रभावित जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विद्युत की दरों में जनवरी से 10% की बढ़ोतरी के पूर्व आदेश को 3 माह के लिए स्थगित कर दिया गया है। जिन ग्रामीण उपभोक्ताओं ने बिल जमा कर दिए हैं, उनकी इस छूट की धनराशि को आगामी बिलों में समायोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सब्जी उत्पादक किसानों के लिए राहत भरी खबर है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग सब्जी के बीजों के लिए किसानों को डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधा देने जा रहा है। यह अनुदान सीधे किसानों के खाते में पहुंचेगी। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अनुदान राशि सीधे किसानों के खेतों में पहुंचाएगा। उत्तर प्रदेश में फिलहाल सब्जी की खेती करने वाले रजिस्टर्ड किसानों की संख्या तकरीबन 6,000 है। किसान अपना पंजीकरण ऑनलाइन और विभाग के जरिए भी करा सकते हैं। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की इस योजना से किसानों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही उनकी आर्थिक मदद भी होगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने प्रदूषण को रोकने के लिए एक नया कदम उठाया है। दिल्ली के नगर निगमों, नोएडा विकास प्राधिकरण और हरियाणा सरकार से प्रदूषण फैलाने वाले बड़े बिल्डरों की पूरी जानकारी मांगी गई है। एनजीटी ने राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण को कम करने के लिए एक अहम फैसला लेते हुए दिल्ली नगर निगम, नोएडा विकास प्राधिकरण और हरियाणा सरकार से प्रदूषण फैलाने वाले बड़े बिल्डरों की जानकारी मांगी है। साथ ही धूल, खुले में प्लास्टिक और ठोस कचरा जलाने की स्टेटस रिपोर्ट 12 मार्च तक दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्राधिकरणों से दिल्ली एनसीआर में 2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर निर्माण के दौरान प्रदूषण फैलाने वाले बिल्डर की ओर से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में हो रहे कुछ खास बदलावों के बारे में। हिमाचल प्रदेश में अब कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों के बच्चे भी अब फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकेंगे। हिमाचल प्रदेश की कक्षा 2 से लेकर कक्षा 9 के स्कूलों में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत उन्नति प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लागू होने से उच्च शिक्षण संस्थानों में अंग्रेजी में कमजोर स्कूली बच्चों को परेशान नहीं किया जाएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देश डायरी में केंद्र सरकार ने दवाओं की समस्या को कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। दवाओं की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार देश भर में 3000 नए जेनरिक दवा भंडार खोलेगी। ग्रामीण इलाकों में जेनरिक दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने 3000 नए जेनरिक दवा भंडारण खोलने का फैसला किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि केंद्र सरकार दवाओं की समस्या से निपटने के लिए तैयार है। साथ ही वित्त मंत्री ने गुर्दे की डायलिसिस प्रक्रिया की अधिक लागत के मद्देनजर राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के तहत हर जिला अस्पताल में
गुर्दे की डायलिसिस की सुविधा होगी ताकि लोगों को महानगरों के खर्चीले अस्पतालों में इसके लिए ना जाना पड़े। इस कार्यक्रम के तहत देश भर में कम से कम 2000 नए डायलिसिस केंद्र खोले जाएंगे। देश के केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए अच्छी खबर है। अब केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक घर बैठे ही अपने बच्चों की पूरी जानकारी ले सकते हैं। डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत केंद्रीय विद्यालयों में इसकी शुरुआत हो गई है। देश के केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को अब अपने बच्चों के प्रति चिंता करने की जरूरत नहीं है। डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक घर बैठे ही अपने बच्चों की पूरी जानकारी ले सकते हैं। अभी केंद्रीय विद्यालयों में इसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत होने के बाद अभिभावक अपने बच्चों की प्रतिदिन की रिपोर्ट वेबसाइट पर देख सकेंगे। केंद्रीय विद्यालयों में हर बच्चे का एक डेटाबेस बनाया जा रहा है। हर बच्चे की एक आईडी अभिभावक के पास होगी। इस आईडी और पासवर्ड को वेबसाइट पर एंटर करने के बाद अपने बच्चे की हाजिरी से लेकर पूरी रिपोर्ट ऑनलाइन देख सकेंगे। अगर किसी भी तरह से आपके पास 2 आधार कार्ड है तो बेहतर होगा कि आप तुरंत ही इसे सरकारी एजेंसियों को लौटा दें। 2 आधार कार्ड का लाभ उठाने वाले लोगों को न सिर्फ जेल जाना पड़ेगा, बल्कि उन्होंने जो लाभ लिया है उसे भी ब्याज समेत लौटाना होगा। आधार कार्ड के गलत इस्तेमाल पर सरकार का नया कानून इस पर सख्त रवैया अपनाने जा रहा है। आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने के साथ ही ये हर तरह के सरकारी सब्सिडी हासिल करने के लिए अनिवार्य हो जाएगा। देश में तकरीबन 100 करोड़ लोगों के आधार कार्ड बन गए हैं। सरकार आधार के बलबूते देश में रसोई गैस की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करने की योजना कर चुकी है। इसी तर्ज पर केरोसिन व उर्वरक सब्सिडी ट्रांसफर करने की तैयारी है। आधार कार्ड का बायोमेट्रिक और अनूठी जांच विशेषताओं के चलते एक आदमी को 2 आधार कार्ड नहीं दिए जा सकते और न ही एक नंबर का आधार कार्ड 2 लोगों को जारी किया जा सकता है। झारखंड में रसोई गैस सिलेंडर 61 रुपए सस्ता हो गया है। साथ ही बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर भी 61.50 रुपए सस्ता हो गया है। बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर इस माह 595 रुपए में दिए जाएंगे। झारखंड में गैस कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर 61 रुपए सस्ता कर दिया है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर पर 106 रुपए 50 पैसे की कटौती की गई है। इस कमी के बाद अब राजधानी रांची के घरेलू गैस उपभोक्ताओं को अब सिर्फ सिलेंडर के लिए 587 रुपए ही देने होंगे। वहीं कमर्शियल सिलेंडर 1109 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। इस कटौती के बाद गैस उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है। एक महीने में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर करीब 144 रुपए सस्ता हुआ है। इससे पहले 30 जनवरी को तेल कंपनियों ने घरेलू सिलेंडर पर रिकॉर्ड 83 रुपए कम किए थे। वहीं कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले कारोबारियों को भी बड़ी राहत मिली है। एक महीने में कमर्शियल सिलेंडर पर 270 रुपए की कमी आई है। दिल्ली के अशोका होटल में महिंद्रा कंपनी की तरफ से महिंद्रा समृद्धि एग्री अवार्ड्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह थे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला किसानों को सम्मानित करना भी था। दिल्ली के अशोका होटल में महिंद्रा समृद्धि एग्री अवार्ड्स कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए अमृता पाटिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही भारत के कृषि विद्यालयों और कृषि केंद्रों को भी सम्मानित किया गया। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने जानवरों की चिकित्सा पर ध्यान देने के लिए देश में पशु चिकित्सा केंद्र बनाने का सुझाव दिया। साथ ही कृषि मंत्री ने पूसा संस्थान में आयोजित होने वाले मेले के लिए भारत के सफल किसानों, कृषि केंद्रों और कृषि विश्वविद्यालयों को भी आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम में गुजरात की किसान मीना बेन पाटिल, महाराष्ट्र के भरमदेव, राजस्थान के प्रेमचंद, तेलंगाना के राहु विश्वनाथ, उत्तराखंड के प्रेमचंद, मध्य प्रदेश के प्रश्नपाल मोरी आदि किसानों को महिंद्रा समृद्धि एग्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश के किसानों की सेवा में सरकार जुटी। प्रधानमंत्री जी जब पहला दिन संसद में प्रवेश किए, पहला जो भाषण हुआ उनका, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारी सरकार गांव गरीब किसान के लिए समर्पित है और उसका प्रगटीकरण इस बात के बजट में हुआ है। हमारे विरोधी भी यदि मैथमेटिक्स का सामान्य ज्ञान होगा
कागज क्या होता है, कलम क्या होता है, इसका यदि सूझबूझ होगा तो हाथ में लेकर बैठेंगे तो गांव गरीब किसान के लिए आजादी के बाद पहली बार 2,20,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। 2,20,000। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में फराटेदार अंग्रेजी बोलने के इच्छुक बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। अब कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों के बच्चे भी फराटेदार अंग्रेजी बोल सकेंगे। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ। हिमाचल प्रदेश में अब कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों के बच्चे भी अब फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकेंगे। हिमाचल प्रदेश की कक्षा 2 से लेकर कक्षा 9 के स्कूलों में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत उन्नति प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लागू होने से उच्च शिक्षण संस्थानों में अंग्रेजी में कमजोर स्कूली बच्चों को परेशान नहीं किया जाएगा। उन्नति अभियान के तहत प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को अंग्रेजी में बोलने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्कूल में छुट्टी होने के बाद या दिन में किसी विशेष समय का इंतजार कर निजी कंपनियों की मदद से अंग्रेजी भाषा पर काम किया जाएगा। दिल्ली में 11वें महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न कैटेगरीज के नाटकों को इन अवार्ड्स के लिए शामिल किया गया। 11 मार्च को हर कैटेगरी में से 10 बेहतरीन नाटकों को चुनकर मेटा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। I believe that the arts knows no language. It does not believe in any division, be it religion, caste, color, or creed. It is a window through which we can see other cultures, other people, other notions, other philosophies, other traditions. And in India, we know that every 100 kilometers, we differ, we change. And the only reason we stand together is because of our belief in the very fundamentals and principles of democracy and freedom of expression. Over the next few days, you will witness 10 wonderful productions that have been selected by our wonderful selection committee, who sat together for 7 days viewing over 322 DVDs of productions that came to us from across the country. And they selected productions in 8 different languages that open tomorrow, which will be viewed by our very eminent jury who have gathered from different parts of the world. तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक सामाजिक विकास, खेतीबाड़ी और कृषि से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-498-0000, साथ ही 0011।